कक्षा 12 विषय नागरिक शास्त्र भाग 1 के अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिस पर परसों भी चर्चा हुई थी। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी जो क्षेत्रीय संगठन बन रहे हैं और क्षेत्रीय संगठनों के बनने के उद्देश्य पर परसों चर्चा हुई थी, जिसमें कई संगठनों पर चर्चा हुई थी। कल जो क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर भौगोलिक निकटता का प्रभाव था, इस पर चर्चा हुई थी और उसमें यूरोपीय संघ के गठन पर विस्तृत चर्चा हुई है। यूरोपीय संघ, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय संसद और अंत में जाकर के यूरोपीय संघ, जो अब तक वही चल रहा है, इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। और यूरोपीय संघ के जो प्रमुख अंग हैं, इस पर चर्चा हुई थी। यूरोपीय संघ का जो झंडा है, जो उसकी मुद्रा है, क्यों, इस पर चर्चा हुई थी। और यूरोपीय संघ के जो उद्देश्य, तो जब हम क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्य पढ़ा रहे थे, तभी हमने बताया था स्वतंत्रता और शांति उन देशों में स्थापित करना और आर्थिक विकास क्षेत्रीय संगठनों का जो मूल उद्देश्य है। और वो उसी में थोड़ा बहुत जो अलग अलग क्षेत्रीय संगठन है, थोड़ा उसमें जो भौगोलिक प्रभाव है, उसके नाते थोड़ा सा उद्देश्य हो सकता बदल जाए। तो इस पर भी चर्चा हुई थी। आज जो आपके अध्ययन का केंद्र बिंदु है, वो है विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ का प्रभाव, और वो प्रभाव आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में और सैनिक के प्रभाव के रूप में अध्ययन करना है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं आर्थिक के, क्योंकि उद्देश्य पहला वही है, आर्थिक विकास। तो आरंभ में जिस संगठन के 6 सदस्य थे, उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 28 तक है। तो वो संघ कौन है? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के आर्थिक प्रभाव को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शीर्षकों के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। तो पहला है इसमें साझी कृषि नीति। यूरोपीय संघ पढ़ाते समय हमने आपको इशारा भी किया था कि आर्थिक विकास में कृषि नीति जो है वो महत्वपूर्ण है। और जितने यूरोपीय संघ के देश थे, सबने ये तय किया था कि जो कृषि नीति है वो साझी होगी। मतलब कि विभिन्न यूरोपीय देश अपनी घरेलू आवश्यकता से कहीं ज़्यादा खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते थे, और यूरोपीय कृषि आयोग किसानों से उनकी अतिरिक्त फसलें उचित दर पर खरीद लेता है। आयोग इन पदार्थों को अफ्रीका और एशिया के देशों को निर्यात करता है, यानी बेचता है। और खाद्य पदार्थों का एक बहुत बड़ा हिस्सा संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत भी दान के रूप में भी देता है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ कहने के लिए सरकारी क्रय केंद्र होते हैं जब फसल तैयार होती है, लेकिन पता चलता है ना बोरा है ना वहाँ कर्मचारी है। फसल जब पकने को होती है तो गेहूं का रेट 36 रुपया किलो रहता है, और जो फसल पक करके किसान ने काट के अपने घर रखा तो 18-20 16 में गेहूं बिके हैं। अगर आप तुरंत पैसा लो, कौन लड़का था एक जो अपने किसी क्लास का है इसी स्कूल में, उसने कहा सर जो खरीदने वाले आ रहे थे, क्रय केंद्र पर जाने पर लाइन लगाओ, और ना बोरा है तो ना आज पता नहीं क्या पर्ची कटती है, नहीं तो अधिकार दौड़ते रहो। और उसका लाभ जो बिचौलिए होते हैं वो खेतों में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि अगर नगद लेना है तो 16 के हिसाब से दे दो, अगर 4 महीने के उधार पे देना है तो 18 ले लो। अभी इस साल की बात बता रहा था, मेरा सिद्धार्थनगर का है।
तो हमारे यहाँ यह स्थिति है। अगर मूल आधार ही हमारा मजबूत नहीं होगा तो हमारी आर्थिक विकास कैसे होगा। और इसका देख रहे हैं यूरोपीय संघ का कि खुद संघ खरीदता है सभी देशों का और खरीद करके वो बेचता है। तो वहाँ उन्नत किस्म की कृषि होगी कि हमारे यहाँ होगी। दूसरा जो आर्थिक प्रभाव है वो है कि विश्व के आर्थिक मामलों को प्रभावित करने की शक्ति। अगर कोई संगठन मजबूत है तो अपना प्रभाव तो डालेगा ही डालेगा। और इसी नाते जब हम डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ते हैं तो उनका स्लोगन है शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब रोज लड़ने के लिए नहीं है। जब आप शिक्षित रहोगे तो आप अपने नफ़ा नुकसान के बारे में जानोगे, अपने अधिकार के बारे में जानोगे। और जब इसका हनन होगा तो आपके पास अगर शिक्षित रहोगे तो संगठन भी उसी तरह का रहेगा। और संगठन रहेगा तो आपका कोई हनन नहीं कर सकता, ना अधिकारों का और ना अन्य किसी का। अगर करता है तो उसके लिए आप संगठित होकर के उससे संघर्ष कर सकते हैं, तो आपका शोषण नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं ना कि कितना मजबूत संगठन है। तो संगठित शक्ति के बलबूते पर ही यूरोपीय संघ सभी आर्थिक संगठनों, चाहे विश्व बैंक हो चाहे विश्व व्यापार संगठन हो, में एक प्रभावी भूमिका अदा करता है। अभी देखा आपने, आपको बताया है कि वो खरीदता है और अफ्रीका एशिया को बेचता है और वो संयुक्त राष्ट्र संघ को दान भी देता है। ठीक, तो संगठित है ना, शक्ति है उसका, संगठन मजबूत है। और इसी नाते यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष G7 अथवा G8 के शीर्ष सम्मेलनों में भाग लेता है और इन महाशक्तियों को द्वारा लिए गए फैसलों को प्रभावित भी करता है। G7 प्रमुख औद्योगिक देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संगठन रहा है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी और 1998 में रूस द्वारा इसकी सदस्यता लेने के साथ ही इसका नाम अब G8 ग्रुप ऑफ 8 हो गया। तो ये दूसरा जो शीर्षक है जिसके द्वारा आप समझ सकते हो इसके संगठन के राजनीतिक या आर्थिक प्रभाव पर, कि विश्व की राजनीति पर क्या आर्थिक प्रभाव डालते हैं। क्योंकि अर्थ ही सबको प्रभावित करता है, चाहे वो राजनीति हो चाहे सामाजिक हो। एक साझा बाजार के रूप में आर्थिक प्रभाव जो है विश्व की राजनीति यूरोपीय संघ का, कि सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, व्यक्तियों, पूंजी, तकनीकी का मुक्त प्रवाह जारी है, लेन देन खुला। इसीलिए यूरोपीय संघ दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक क्षेत्र और एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। इसके बाद है जो आपका सकल घरेलू उत्पादन। तो 2005 में यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पादन लगभग 12,000 अरब डॉलर था, जो उन दिनों अमेरिका के सकल घरेलू उत्पादन से भी ज़्यादा था। अब बताओ खड़ा हुआ कि नहीं अमेरिका के सामने सीना तान कर। परंतु 2008 के बाद यूरोपीय संघ की कुछ आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से कई यूरोपीय देशों में बेरोजगारी भी बढ़ी। तो घटता बढ़ता रहता है। आपका पांचवा जो प्रभाव डाल रहा है राजनीति पर दुनिया के आर्थिक प्रभाव के रूप में, वो है एकीकृत मुद्रा। तो 1 जनवरी 2002 में एकीकृत यूरोपीय मुद्रा प्रचलन में आई, जिसका नाम क्या था? यूरो। तो शुरू में यूरोपीय संघ के 12 सदस्यों ने साझी मुद्रा को अपनाया और इन देशों के करोड़ों लोगों ने अपने देश की राष्ट्रीय मुद्रा छोड़कर यूरो के माध्यम से व्यापार विनिमय शुरू किया। और 2011 के अंत में 17 देशों ने यूरो को
को अपना लिया और यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। तो यूरोपीय संघ का आर्थिक दृष्टि से एक वैकल्पिक सत्ता केंद्र बनता जा रहा है। वह अमेरिका, चीन और जापान जैसी आर्थिक महाशक्तियों के साथ व्यापारिक लेन देन में जमकर सौदेबाजी करता है। सौदेबाजी का मतलब अपनी बात मनवाता है। और एकीकृत मुद्रा यूरो की वजह से सारे यूरोपीय जगत में विकास और आर्थिक स्थायित्व को बल मिला है, क्योंकि जब तक स्थायित्व नहीं रहेगा तब तक आप विकास नहीं कर पाएंगे। इसके कारण सदस्य देशों को पूंजी निवेश के अच्छे अवसर उपलब्ध हो सके हैं और यूरोपीय संघ के देश एकजुट होकर अपनी बात रखने में सक्षम है। चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, आर्थिक महाशक्तियों को भी अपनी बात मनवाते हैं। और यूरोपीय संघ ने एशिया और अफ्रीका देशों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए हैं। वे इन देशों के साथ व्यापारिक और आर्थिक रिश्ते मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। इसके बाद है यूरोपीय संघ का विश्व राजनीति पर राजनयिक प्रभाव। तो यूरोपीय समुदाय ने 1970 के दशक से ही विश्व राजनीति को प्रभावित करना शुरू किया था। और 1979 में सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो इसके द्वारा उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की नीति और फिलिस्तीन लोगों के मानवाधिकार के हनन का मामला भी उठाया गया। तो यूरोपीय संघ के दो देश ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। सबसे बड़ी मजबूती देखो, वीटो पावर में इसके दो देश हैं। इसलिए यूरोपीय संघ विश्व राजनीति को प्रभावित करने में एक प्रभावी भूमिका निभाता है। और यूरोपीय संघ में शामिल बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी अपनी स्वतंत्र आवाज़ उठाने से कभी नहीं चूकते हैं। इसीलिए कई बार राजनीतिक प्रश्नों पर इनकी सहमति नहीं बन पाई। लेकिन ये सही है कि स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति को आप तुरंत भले थोड़ा बुरा मान जाएंगे, लेकिन जब आप बाद में सोचेंगे तो कहेंगे तो यार वो तो अच्छा कह रहा था। तो 2003 के इराक पर आक्रमण के समय ब्रिटेन और स्पेन ने अमेरिका के साथ दिया, परंतु फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका की नीति का विरोध किया। अब देखो ये है, समझ गए ना। 2014 में रूस ने यूक्रेन के प्रदेश क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, परंतु यूरोपीय संघ के पश्चिमी देशों ने क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया और रूस के खिलाफ इन देशों ने कई प्रतिबंधों की घोषणा कर दी। इनमें से एक प्रतिबंध यह भी है कि रूसी बैंकों को पश्चिमी देशों में कामकाज करने की अनुमति नहीं है। आवाज़ भी देखो, यूरोपीय संघ ही यूक्रेन पर जब रूस हमला कर रहा है तो वही केवल बोल रहे हैं, अमेरिका केवल पीछे से आवाज़ कर रहा है, खुलकर सामने नहीं आ रहा है। इसके बाद यूरोपीय संघ की जो सैन्य क्षमता है, जिस पर हमने कहा था कि राजनयिक, आर्थिक और सैनिक प्रभाव, तो यूरोपीय देशों की सशस्त्र सेनाओं का उसका सीधे सीधे कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए अपने आप में यूरोपीय संघ की सैन्य क्षमता सीमित है। 2001 में यूरोपीय संघ के सम्मुख एक बात आई कि एक शीघ्रगामी प्रतिक्रियात्मक सेना का गठन किया जाए। हाँ, जो तुरंत किसी लड़ाई में दखल दे सके। लेकिन कई सदस्य देश जैसे आयरलैंड, डेनमार्क ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। अमेरिका भी इस तरह के किसी सैन्य बल के, क्योंकि अगर इस तरह हो जाता तो उसका वर्चस्व खत्म होने लगता। तो चाहता था कि इस तरह का कोई संगठन न बनने पाए, क्योंकि उस स्थिति में यूरोपीय सेना और अमेरिका द्वारा नियंत्रित नाटो सेना के आपसी संबंधों में कटुता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसलिए यूरोपीय संबंध में यह बात उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के पास विश्व की दूसरी बड़ी सेना है और ब्रिटेन व फ्रांस के पास परमाणु हथियार है।
तो उनके शस्त्रागार में सैकड़ों परमाणु बम है, 1-2 नहीं, हजार, मतलब 1-2 दर्जन नहीं, सैकड़ों। अंतरिक्ष युद्ध की तकनीकी में भी फ्रांस और ब्रिटेन यूरोपीय संघ के अग्रणी देश हैं, और इसके अतिरिक्त ये दोनों देश संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, इस पर बातें हो गई हैं। तो आज आपने ये देख लिया कि विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव। हमको लगता है कि आज इतना ही रहने दिया जाए, बाकी कल